सभी को नमस्कार। ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है आपका फिजिक्स का और इसमें चैप्टर चल रहा है अदिश व सदिश क्षेत्र और इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाना सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन। 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 इसमें आप ध्यान से देखना सदिश क्षेत्र के रेखीय समाकलन को समझने के लिए हम एक निर्देश तंत्र की इमेज करते हैं। सदिश क्षेत्र के रेखीय समाकलन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक निर्देश तंत्र की इमेज करते हैं और इस निर्देश तंत्र में हम क्या रखते हैं, एक सदिश क्षेत्र रखते हैं। इस निर्देश तंत्र में क्या रखा हुआ है, एक सदिश क्षेत्र रखा हुआ है। अब हम निर्देश तंत्र में बिंदु ए तथा बिंदु बी की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं और बिंदु ए तथा बिंदु बी को एक रेखा के द्वारा मिला देते हैं। बिंदु ए तथा बिंदु बी को एक रेखा के द्वारा मिला देते हैं जिससे हमें ए बी रेखा प्राप्त होती है। जिससे हमें कौन सी रेखा प्राप्त होती है, ए बी रेखा प्राप्त होती है। अब हम ए बी रेखा को ध्यान से सुनना। अब हम ए बी रेखा को अल्पांश लंबाई के घटकों के रूप में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। अल्पांश लंबाई के घटकों के रूप में विभाजित करने का मतलब ये है, जो ए बी रेखा को हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का मतलब है अल्पांश लंबाई के घटकों के रूप में विभाजित करना। तो इसको मान लेते हैं घटक पहला तोड़ रहे हैं, अल्पांश लंबाई के घटक को विभाजित करते हैं। मतलब पहला अल्पांश लंबाई है वो कितनी मान लेते हैं, dr1 वेक्टर। कितनी मानी, dr1 वेक्टर। फिर हम क्या कर लेते हैं, दूसरी क्या करते हैं, अल्पांश लंबाई लेते हैं जिसकी जो अल्पांश लंबाई है वो मान लेते हैं कितनी, dr2 वेक्टर। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, तीसरी मानते हैं अल्पांश लंबाई जो कितनी है, dr3 वेक्टर और कहां तक जा रही है, drn वेक्टर तक जा रही है। कहां तक जा रही है, dr वेक्टर तक जा रही है। यहां तक आपको क्या नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। हम क्या मान रहे हैं, ध्यान से सुनना, पुनः मेरी बात ध्यान से सुनना। सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन को समझने के लिए हमको क्या मानना पड़ेगा, हमें किसकी कल्पना करनी पड़ेगी, एक निर्देश तंत्र की कल्पना पड़ेगी। किसकी कल्पना करते हैं, निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं और इस निर्देश तंत्र में क्या रखते हैं, एक सदिश क्षेत्र रखते हैं। क्या रखते हैं, सदिश क्षेत्र रखते हैं। अब हम निर्देश तंत्र में क्या कर रहे हैं, इस निर्देश तंत्र में बिंदु ए तथा बिंदु बी की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं और इस बिंदु ए और बिंदु बी को एक रेखा के द्वारा क्या करते हैं, मिला देते हैं जिससे हमें क्या मिल जाती है, ए बी रेखा मिल जाती है। अब इस ए बी रेखा को हम क्या करते हैं, अल्पांश लंबाई के घटकों के रूप में क्या कर लेते हैं, विभाजित कर लेते हैं। अल्पांश घटकों के रूप में विभाजित करने का मतलब ये है, इस ए बी रेखा को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, हमने पहला अल्पांश लंबाई कितनी ली है, इस ए बी रेखा की dr1 वेक्टर ली है। दूसरी कितनी ली है सर, dr2 वेक्टर लिए। तीसरी कितनी ली है हमने, dr3 वेक्टर लिए। डैश कहां तक जा रहे, drn वेक्टर तक जा रही है। अब हम देखना चाहते हैं, ध्यान से देखना, अब हम देखना चाहते हैं जो निर्देश तंत्र में ए वेक्टर रखा हुआ है, मतलब जो सदिश क्षेत्र रखा हुआ है, सदिश क्षेत्र जो रखा हुआ है, इस ए बी रेखा पर क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, इस ए बी रेखा पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे मैं बोल, इस कमरे में क्या खींचता मैं, कोई रेखा खींचता, मान लेते हैं एक पेन, ये पेन है, इस पेन को आप क्या मान लो, ए बी रेखा मान लो। मेरी बात ध्यान से समझना, इस पेन को आप क्या मान लो, ए बी रेखा मान लो और इस ए बी रेखा पर ये क्या लगी हुई है, लाइट लगी हुई है, मतलब इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। और इस विद्युत क्षेत्र मतलब इस लाइट का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस रेखा पर, ये हमको जानना है। मतलब इस रेखा पर जो लाइट की जो रोशनी आ रही है, क्या वो एक सभी पॉइंट पर एक समान आ रही है या अलग अलग आ रही है, इसका मतलब ये, मतलब इस रेखा पर इस सदिश क्षेत्र का क्या प्रभाव है, ये हमको पढ़ना है। तो ध्यान से देखना, मान लेते हैं अल्पांश
dr1 वेक्टर अल्फांश पर जो सदिश क्षेत्र का जो प्रभाव है वो a1 वेक्टर है, ये हमने माना है। और ध्यान से देखना, dr2 वेक्टर अल्फांश दूरी पर जो सदिश क्षेत्र का जो प्रभाव है वो a2 वेक्टर है। कितना है? a2 वेक्टर है। इसी प्रकार से dr3 वेक्टर पर सदिश क्षेत्र का जो प्रभाव है वो कितना है? a3 है। और इसी प्रकार से dRn वेक्टर पर सदिश क्षेत्र का जो प्रभाव है वो कितना है? a वेक्टर n। यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पुनः मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? कोई ए बी रेखा है और इस ए बी रेखा पर सदिश क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे मैं मान लू इस कमरे में मैं खड़ा हूं और ये क्या कोई रेखा है और सामने से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। इस लाइट का क्या देखना चाहता हूं? इस रेखा पर प्रभाव देखना चाहता हूं। प्रभाव होने का मतलब है इस लाइन जो लाइट आ रही है वो इस पेन पर समान रूप से आ रही है या इस पॉइंट पर अलग 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 आ रही है या पूरे पेन पर क्या आ रही है? समान आ रही है। इसका क्या देखना चाहते हैं? हम प्रभाव देखना चाहते हैं। तो इसमें आप लिखना प्रारंभ करो। पहले आप सबसे पहले क्या बनाओ? इसमें आप ये डायग्राम बनाओ। इसमें सबसे पहले आपको क्या बनाना है? ये डायग्राम बनाना है और डायग्राम के बाद आप लिखना प्रारंभ करो। सदिश क्षेत्र के रेखीय समाकलन को समझने के लिए सदिश क्षेत्र के रेखीय समाकलन को समझने के लिए एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। इस निर्देश तंत्र में एक सदिश क्षेत्र ए वेक्टर रखा हुआ है। इस निर्देश तंत्र में एक सदिश क्षेत्र ए वेक्टर रखा हुआ है। इस निर्देश तंत्र में एक सदिश क्षेत्र ए वेक्टर रखा हुआ है। पैराग्राफ चेक करना। अगला पैराग्राफ चेक करना। अगला नेक्स्ट इस प्रकार से लिखना है। पहला आपने लिख दिया इस प्रकार से, सेकंड लाइन में लिखना इस प्रकार से, अलग पैराग्राफ में अलग लाइन में लिखना है। अब माना के निर्देश तंत्र में बिंदु ए तथा बिंदु बी की कल्पना करते हैं। अब माना के निर्देश तंत्र में बिंदु ए तथा बिंदु बी की कल्पना करते हैं तथा इन दोनों बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिला देते हैं जिससे ए बी रेखा प्राप्त होती है। नेक्स्ट एरो लगा के लिखना। अब हम ए बी रेखा को अल्पांश लंबाई के घटकों के रूप में विभाजित करते हैं। अल्पांश लंबाई के घटकों के रूप में विभाजित करते हैं। माना कि प्रथम घटक की लंबाई है dr1 वेक्टर। माना कि प्रथम घटक की लंबाई dr1 वेक्टर है तथा सदिश क्षेत्र का प्रभाव A1 वेक्टर तथा सदिश क्षेत्र का प्रभाव A1 वेक्टर है। और द्वितीय घटक की लंबाई dr2 वेक्टर है तथा सदिश क्षेत्र का प्रभाव A2 वेक्टर है तथा सदिश क्षेत्र का प्रभाव
A2 वेक्टर है, A2 वेक्टर। इसी प्रकार से nवें घटक तक चलता है, इसी प्रकार से nवें घटक तक चलता है, इसी प्रकार से nवें घटक तक चलता है, इसी प्रकार से nवें घटक तक चलता है। तो nवें घटक की लंबाई, तो nवें घटक की लंबाई, तो nवें घटक की लंबाई लिखे ना dr n वेक्टर है, dr n वेक्टर है। तथा सदिश क्षेत्र का प्रभाव, तथा सदिश क्षेत्र का प्रभाव, तथा सदिश क्षेत्र का प्रभाव an वेक्टर है, an वेक्टर है, an वेक्टर है। अब नीचे नीचे लाइन में एक एरो लगा के, नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, नेक्स्ट एरो लगा के लिखना। सदिश क्षेत्र के रेखीय समाकलन को, सदिश क्षेत्र के रेखीय समाकलन को W या गामा से व्यक्त करते हैं। सदिश क्षेत्र के रेखीय समाकलन को W या गामा से व्यक्त करते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर होगा, ध्यान से देखना इसमें, A1 वेक्टर डॉट R1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर डॉट R2 वेक्टर प्लस कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो an वेक्टर डॉट Rn वेक्टर, यहां तक लिखो। अब यहां पर क्या कर लूं मैं, समेशन का यूज करूं, किसका यूज करूं, समेशन का। n बराबर i बराबर 1 से लेके n तक, तो यहां पर ai वेक्टर डॉट dri वेक्टर है, ये dri वेक्टर है। यहां पर आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको लगा लो आप समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर क्या लगा लेना, फर्स्ट लगा लेना। अब लिखो आगे, हमारे पास यहाँ पर समेशन का मतलब क्या है, समेशन का मतलब होता है योग, लिखना यहां से, समेशन का मतलब क्या होता है, समेशन का मतलब योग होता है। तो समाकलन का मतलब योग होता है, तो समाकलन का मतलब क्या होता है, योग है। तो हमें समेशन का मतलब योग है, समाकलन का भी मतलब होगा। कब समेशन का योग होगा, कब समाकलन का योग होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें एक लाइन लिखो, इसमें एक लाइन लिखो। हम जानते हैं कि असंगत फलनों का, हम जानते हैं कि असंगत फलनों का, हम जानते हैं कि असंगत फलनों का योग, असंगत फलनों का योग सिग्मा से किया जाता है। हमारे पास क्या है, असंगत फलन है। असंगत फलन होने का मतलब है भिन्न भिन्न मान, भिन्न भिन्न मान। जैसे ध्यान से देखना, यहाँ पर इसका मान क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, इनका मान क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, इनका मान क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। तो इनको क्या बोला जाता है, असंगत फलनों के का योग क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए, का मान क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर जो असंगत फलनों का जो योग है वो समेशन से किया जाता है। तो इसमें आपने लिखा, हम जानते हैं कि असंगत फलनों का योग समेशन से किया जाता है। अतः नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, नेक्स्ट एरो लगा के लिखना। पुनः हम ये भी जानते हैं कि, पुनः हम ये भी जानते हैं कि, पुनः हम ये भी जानते हैं कि संगत फलनों का योग, संगत फलनों का योग समाकलन से किया जाता है। संगत फलनों का योग समाकलन से किया जाता है। अब ध्यान से देखना, असंगत क्या होता है और संगत क्या होता है। जैसे हमारे क्या पास है कोई ये रेखा है, और इस रेखा पर क्या आ रहा है, इस लाइट का प्रभाव आ रहा है, इस रेखा पर क्या आ रहा है, इस लाइट का प्रभाव आ रहा है। जैसे देखना, इतने पॉइंट पर तो क्या आ रहा है, इस लाइट का प्रभाव अलग आ रहा है, और इतने पॉइंट पर क्या आ रहा है, इस लाइट का प्रभाव अलग आ रहा है, और इतने पॉइंट पर क्या आ रहा है, इस लाइट का प्रभाव अलग आ रहा है, इतने पॉइंट पर क्या आ रहा है, इस लाइट का प्रभाव अलग आ रहा है। मतलब रोशनी क्या आ रही, अलग आ रही है इतने पॉइंट पर। तो इसका मतलब होता है असंगत फलनों का,
असंगत फलन इसको बोलते हैं। संगत फलन का मतलब है जो इस लाइट की जो रोशनी है इस पेन पर समान रूप से, मतलब इस जितनी इस पॉइंट पर आ रही है उतनी की उतनी क्या आनी चाहिए इस पॉइंट पर आ रही है, और जितनी इस पॉइंट पर आ रही है उतनी की उतनी क्या आ रही है इस पॉइंट पर आ रही है। तो इसका मतलब इस पूरे पेन पर क्या है, इस लाइट का जो प्रभाव है वो क्या है, एक समान है। तो इसमें नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, नेक्स्ट एरो लगा के आप लिखो, इसमें नेक्स्ट एरो लगा के इसमें लिखो, यदि ए बी रेखा पर, यदि ए बी रेखा पर, यदि ए बी रेखा पर, यदि ए बी रेखा पर सदिश क्षेत्र का प्रभाव, यदि ए बी रेखा पर सदिश क्षेत्र का प्रभाव, सदिश क्षेत्र का प्रभाव संगत हो तो, यदि ए बी रेखा पर सदिश क्षेत्र का प्रभाव संगत हो तो समेशन को, समेशन को समाकलन में, समेशन को समाकलन में बदला जाता है। समेशन को किस में बदला जाता है, समाकलन में बदला जाता है। ये लाइन पे अब मैंने यहां पर समेशन को समाकलन में क्यों बदला है, क्योंकि जो ए बी रेखा पर है सदिश क्षेत्र का जो प्रभाव है वो क्या एक समान है। तो यहां पर लिख लेना, यहाँ पर समेशन है उसको आप किस में परिवर्तन कर रहे हो, समाकलन में परिवर्तन कर रहे हो। तो समीकरण एक से, सॉरी इस प्रकार से, समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या कहते हैं, W बराबर समाकलन आ जाएगा, कहां से कहां तक आएगा, बिंदु ए से बिंदु बी तक। समाकलन की जो लिमिट होगी वो कहां से होगी, ए बिंदु से बी बिंदु तक। रेखा कहां से स्टार्ट हो रही है, बिंदु ए से स्टार्ट हो रही है, कहां तक जा रही है, बिंदु बी तक जा रही है। और मान क्या आ रहा है यहाँ पर, समीकरण एक देख ध्यान से देखना, समीकरण एक में क्या मान आ रहा है, एक तो आ रहा है ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ये लो इसको आप क्या दे देना, समीकरण नंबर 2 दे देना, समीकरण 2 दे देना। समीकरण 2 सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन कहलाता है, समीकरण 2 सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन कहलाता है, समीकरण 2 सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन कहलाता है, समीकरण 2 सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन कहलाता है। नेक्स्ट एडिंग लगाओ इसी में, नेक्स्ट एडिंग लगाओ इसी में, सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन का भौतिकीय अर्थ, सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन का भौतिकीय अर्थ। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन का भौतिकीय अर्थ जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, भौतिकीय अर्थ। भौतिकीय अर्थ क्या होता है, इसमें देखो समीकरण 2 से, इसमें देखो इस प्रकार से देखो, सदिश क्षेत्र के, सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन से, सदिश क्षेत्र के रेखीय समाकलन से, सदिश क्षेत्र के रेखीय समाकलन से, इसे लिखो सदिश, ऐसे देखो सदिश क्षेत्र के रेखीय समाकलन से, रेखीय समाकलन से, सदिश क्षेत्र के रेखीय समाकलन से। तो क्या होता है सदिश क्षेत्र, W बराबर समाकलन ए से बी तक, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर। यदि सदिश क्षेत्र को, यदि सदिश क्षेत्र को मतलब ए वेक्टर को बल क्षेत्र में बदल, बल क्षेत्र में लिखा, बल क्षेत्र, बल क्षेत्र का मतलब एक वेक्टर के रूप में लिखा जाए, तो लिखा जाए तो मतलब आप क्या लिख लेना, ए वेक्टर बराबर एफ वेक्टर लिख लेना, ए वेक्टर बराबर एफ वेक्टर, ए वेक्टर बराबर एफ वेक्टर, इसको आप क्या दे देना, समीकरण 3 दे देना। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से W बराबर क्या हो जाएगा, ए बी से एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर डी आर वेक्टर। तो यहाँ पर क्या है, एफ क्या है, यहाँ पर बल है, ध्यान से देखना यहाँ पर एफ, और डी आर क्या यहाँ पर विस्थापन है, क्या है विस्थापन है। सर दूरी क्यों नहीं है, सर आपने दूरी ली थी, देखो दूरी और विस्थापन दो चीज होती है,
दूरी विस्थापन दो चीज होती है। दूरी को विस्थापन कब लिखा जाता है? दूरी को विस्थापन तब लिखा जाएगा जब दूरी को अल्पांश रूप में बांट लिया जाए। किस रूप में बांट लिया जाए? अल्पांश के रूप में लिखा जाए। तो दूरी को क्या लिख सकते हैं? विस्थापन है लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दूरी और विस्थापन का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, अदिश गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है? अदिश गुणा हो रहा है। दूरी और विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लो आप समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर लगा दो इसको 4। समीकरण नंबर क्या आ गई? ये 4 आ गई। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन किया गया कार्य पर निर्भर करता है। किया गया कार्य पर निर्भर करता है। यही सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन का भौतिकीय अर्थ है। यही सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन का भौतिकीय अर्थ है। ये आपका क्या हो गया? टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो, ध्यान से देखना, सदिश क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है वो डाइवर्जेंस की कल में काम आएंगे। कल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कल के रूप। जब हम कल पढ़ेंगे वहां पर जो टर्म आएगी एक आएगी सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अब वहां पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होता है। जब टॉपिक क्या स्टार्ट होगा? कल होगा। और इस कल का वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना।